एग्जाम्पल करा रहा हूं मैं तुम्हें, एग्जाम्पल नंबर 15। पेज नंबर होगा ये 61। तो देखो इसमें बोला हुआ है हमें, फॉर विच वैल्यू ऑफ पी, फॉर विच वैल्यू ऑफ पी डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो कह रहे हैं पी की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। देखते हैं। इससे पहले हमने देखा था जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे उसमें के बोला हुआ था, यहाँ पे पी दे दिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई a1 कितना, a1 4 है, a2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, b1 की वैल्यू p, b2 की वैल्यू हो जाएगी 2, c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 और c2 की वैल्यू हो जाएगी 2। सही है, तो हमने लिख लिया। फिर लिखते हैं फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन में हमें पता है क्या रेशो होता है, रिलेशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, बस इतना होता है। सही है, वैल्यू लिखते हैं। देखो यहाँ पे 4/2 इज नॉट इक्वल टू p/2। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस 2 को इधर लाओगे, ये मल्टीप्लाई में ऊपर 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऐसे भी काट सकते हो तुम, या फिर 4/2 ऊपर 2 आ जाएगा, जैसे भी तुम्हें ठीक लगे। तो यहाँ पे जब तुम सोल्व कर रहे हो तो p इज नॉट इक्वल टू 4। भाई p की तो वैल्यू निकालनी है, क्या आ गया, p की वैल्यू क्या है, 4 नहीं है। तो बताओ यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कुछ समझ पा रहे हो क्या मतलब हुआ? p इज नॉट इक्वल टू 4, या मैं बोलूं p कांट बी 4। p क्या नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। 4 नहीं हो सकता तो क्या होगा फिर, वो तो पता ही नहीं चला हमें इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है। यहां से निकल के आया क्या नहीं हो सकता। ध्यान से समझना, क्या आया यहाँ पे हमारा आंसर कि P क्या नहीं हो सकता, ये नहीं है P क्या हो सकता है। तो देखो थोड़ा सा ध्यान दो, अगर P की वैल्यू में 4 डालता हूँ, एक बार डाल के देखते हैं इक्वेशन में। यहाँ पे पहला a1/a2 क्या हो जाएगा, 4/2, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 2/1। ठीक है, ये रेशो आ गया a1/a2। फिर सेकंड देखते हैं b1/b2, तो P की जगह तो 4 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि 4/2, फिर से वो 2/1। क्लियर है, आगे का छोड़ो क्योंकि हमें यही रेशो देखना होता है। ठीक है, a1/a2 और b1/b2, तो आना क्या चाहिए, इज नॉट इक्वल आना चाहिए। ठीक है, रेशो सेम नहीं होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अगर p की जगह मैं 4 डाल देता हूँ तो ये तो इक्वल आ रहा है, समझ रहे हो? तो सही तो है, उसने ये कहा कि p 4 नहीं हो सकता, तो p क्या हो सकता है, 4 की जगह कुछ भी रखो। देखो यहाँ पे आराम से मैं दोबारा तुम्हें लिख के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ a1/a2 और b1/b2। तो मैंने कहा a1/a2 तो क्या है हमारा 4/2, इसको मैंने लिख लिया 2/1। ठीक है, b1/b2 में अगर मैं p की जगह 4 ले लेता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा 4/2, यानी कि 2/1 यही आएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे बताओ फिर क्या लें कि ये इक्वल ना है। ठीक है, ये तो फिक्स है, देखो यहाँ तो 2 ही आएगा। b2 की जगह वैल्यू क्या है 2, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, b1 की जगह जो कि p है। तो अगर जैसे ही मैं यहाँ पे 4 लिख रहा हूं तो ये बन जाएगा 2/1। मैं यहाँ पे लिख दूं अगर 1, p की वैल्यू मैं बोल दूं 1 है, सही है, नॉट इक्वल्स टू। मैं बोल दूं p की वैल्यू 2 है, तो 2/2 यानी कि 1/1, फिर भी नॉट इक्वल टू आ रहा है। मैं यहाँ पे लिख दूं 3, तब भी। 4 नहीं लिख सकता मैं, 5 लिखूं तब भी, -5 लिखूं तब भी नॉट इक्वल्स टू। -6, यानी तुम पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर लो, सिर्फ और सिर्फ किसके अलावा, 4 के अलावा, तो हर नंबर पे हर वैल्यू पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यही तो कह रहा है आंसर जो हमारा निकल के आया, क्या कह रहा है, P कांट बी 4। P जो है वो 4 नहीं हो सकता, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। समझ पाए हो इसको? जो मैं तुम्हें बात समझाना चाह रहा था, क्या वो पकड़ में आई या फिर नहीं? अनिरुद्ध बता भाई, मारिया। यस सर, आ गया। आ गया ना पक्का, यानी कि एक 4 ही एक ऐसा नंबर है जिसको हम यहाँ पे रखेंगे तो ये जो a1/a2 वाला रेशियो है ये इक्वल हो जाएगा।
बाकी तुम कोई भी नंबर लिख लो, उसमें तुम जब यहाँ पे वैल्यू डालोगे b1 की, जो p की वैल्यू निकल के आएगी, p की जगह तुम बोल सकते हो, तो हमेशा क्या आएगा, नॉट इक्वल्स टू आएगा रेशो। सिर्फ एक 4 ही ऐसा नंबर है जिसपे ये रेशो इक्वल हो जाएगा, तो वो ही हमारा निकल गया है। तो यहाँ पे जब तुम नॉट इक्वल्स टू वाला लेके चलोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा p क्या नहीं होना चाहिए। तो 4 नहीं होना चाहिए, बाकी उसके अलावा कोई भी नंबर आ जाए। सही है ना? तो एंड में तुम लिखोगे, देखो यही लिख लेते हैं, यहां तक लिख लो पहले तो, इतना उतार लो। हम क्या लिख रहे हैं, द वैल्यू ऑफ p कैन बी एनी रियल नंबर। p की कोई भी वैल्यू हो सकती है रियल नंबर में से, एक्सेप्ट फोर दी और द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, p की कुछ भी वैल्यू हो सकती है गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, किसको छोड़ के, 4 को छोड़ के, ताकि क्या हो जाए, यूनिक सॉल्यूशन आ जाए। एग्जाम्पल 16, तो इसको लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ और नया सीखने को मिलेगा, देखते हैं क्या। इक्वेशन दी है के एक्स प्लस 3y माइनस, ब्रैकेट में लिखा हुआ है के माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर इधर दिया हुआ है 12x प्लस के वाई माइनस के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, k1 कितना है, k, b1 की वैल्यू हो जाएगी 3, और जी c1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस, ब्रैकेट में k माइनस 3। सही है? k माइनस 3। फिर a2 की वैल्यू हो गई जी हमारी 12, b2 आ जाएगा k, और c2 की वैल्यू है माइनस k। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं, कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वैल्यूज ऑफ के, ठीक है, एस लगा रखा है, यानी एक से ज्यादा भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, देखते हैं कितनी आएगी। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। के की कौन कौन सी वैल्यू के लिए, ठीक है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है उसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, यानी कि काफी सॉल्यूशन हो जाए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाए। तो ये केस यहाँ पे बन रहा है जिसमें हमें पता है कोइंसिडेंट लाइन होती है, और इसके लिए हमारा रेशियो क्या होना चाहिए, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसके लिए हमारा रेशियो होना चाहिए a1 अपॉन a2 इज नॉट, सॉरी, इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ध्यान देना यही होता है। ठीक है, वैल्यू रखते हैं, देखो तो ये कितना हो गया, k अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन k, और ये हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा है k माइनस 3, और अपॉन में आ गया जी माइनस k। तो देखो माइनस से माइनस तो गया। ठीक है, ये हमारा रेशियो बन रहा है। तो शुरू के फर्स्ट सेकंड लेके चलते हैं, यानी कि k अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन k।
तो ये k की k से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या बन जाएगा k स्क्वायर, और जब 12 की 3 से होगी ये बन गया जी 36। सही है। अब जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा, अंडर रूट 36, यही बनेगा क्या? आंसर क्या आएगा यहां से बताना। सर 6। है जी 6 आएगा, बिल्कुल ठीक कह रहा है। आंसर क्या आ जाएगा 6। तो मैंने कहा कि आंसर के की जगह देख लेते हैं 6 आ रहा है कि नहीं। तो मैंने कहा देखो यहाँ पे 6 का स्क्वायर करो तो 6 का स्क्वायर 36, बिल्कुल सही बताया इसने। एक बच्चे ने कहा नहीं सर -6। मैंने कहा देखते हैं -6 भी है क्या। तो भाई -6 का स्क्वायर करके बताना कितना आया। सर 36। 36। तो कैसे कह सकते हो 6 ही होगा, -6 भी तो हो सकता है। तो देखो ध्यान रखो कभी भी, ठीक है, कभी भी अगर तुम स्क्वायर यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है और के की तुम्हें या कुछ भी एक्स दिया हुआ है उसकी वैल्यू निकालनी है, तो जब तुम स्क्वायर को उधर भेजोगे तो अंडर रूट बनेगा, लेकिन प्लस माइनस अंडर रूट। तो तुम ऐसे लिखोगे के इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 36। और तुम्हें पता है अंडर रूट 36 का आंसर क्या आ जाएगा, 6 आएगा। तो हमने सिर्फ यहाँ पे 6 नहीं लिखा, हमने लिखा है +-6। यानी के की वैल्यू देखो +6 भी हो सकती है और -6 भी हो सकती है। अभी देखा हमने, बिल्कुल दोनों आ रहा था आंसर। तो यहाँ पे हमारी जो के की वैल्यू है वो कितनी आ गई, +6 और -6। ये किससे आया, इन दो से। ठीक है। अब किसी और को ले लेते हैं, सेकंड थर्ड ले सकते हैं या फिर फर्स्ट थर्ड ले लो। ठीक है, किसी को भी ले सकते हो तुम। तो अब ये लेके चलते हैं हम। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3/k इज इक्वल्स टू k-3/k। सही है। तो देखो जी यहां से कितना बन जाएगा, ये बन गया 3k इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कराएंगे हम, ये हो जाएगा k² - 3k। क्या हो गया, k² - 3k। तो यहां तक तो तुम लिख लो, इसके आगे जो अभी मैं लिख रहा हूं वो मत लिखना प्लीज। ठीक है, तो यहां तक लिख लेना, इससे आगे मत लिखना अभी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3k, ये माइनस का 3k इधर उठ के आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3k + 3k। सही बात है। और जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ 6k। क्या लिख दिया 6k इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा है k²। k² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6k इज इक्वल्स टू k इंटू k। लिख सकते हैं ना, यही मतलब है। तो देखो एक k से एक k गया, यानी k की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। k की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। लेकिन यहाँ पे एक हमसे छोटी सी गलती ये हो गई कि जो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन कराया ना वो तरीका गलत है करने का। क्यों, ध्यान दो, ये अगर यहाँ पे x होता तो तुम क्या समझ रहे होते कि x² यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर यहाँ पे k है तो अब भी क्या सोचोगे तुम कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यू आती है भाई सॉल्यूशन में। ठीक है, ध्यान रखना। अगर मेरे पास लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, मैं ये लिख दूं यहाँ पे k+3 इज इक्वल टू 0, तो मैं पूछूं बताओ k की क्या वैल्यू होगी, तो तुम +3 उधर बोलोगे, तुम कह दोगे k की वैल्यू आ गई जी -3। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन आई, k की एक ही वैल्यू है -3, और कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि लीनियर है, तो लीनियर में एक ही सॉल्यूशन आता है। क्वाड्रेटिक में तुमने देखे थे ना 0, पोलिनोमियल चैप्टर में 2 थे, क्यूबिक में कितने लेके चल रहे थे हम, 3। और वहां पे एक क्वेश्चन था जिसमें 2 0 देते हैं, वो 0 क्या होता है, सॉल्यूशन ही तो होता है। उसमें वहां पे 2 0 दे रखे थे उन्होंने और कह रहे थे कि 2 और 0 निकालो। ध्यान है, एक एग्जाम्पल भी है ऐसा और एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, समझ रहे हो। तो वहां पे क्योंकि वो बाय क्वाड्रेटिक थी, तो जहाँ पे x की पावर 4 है वहां पे हमारे 4 जीरोज है, जहाँ पे x³ है वहां पे हमारे 3 जीरोज हैं, और जहाँ पे x² है वहां पे 2 जीरोज हैं। तो अगर इसको हम सोल्व इस तरीके से करते हैं तो k की एक ही वैल्यू है, जबकि k की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। तो ये तरीका हमारा गलत है, इसको क्वाड्रेटिक में ही रहना चाहिए। फिर कैसे करें, अगर ऐसे नहीं करना तो इसको उधर भेज दो 3k को, तो यहाँ पे तो बच गया 0। यहाँ क्या लिखोगे तुम, k², समझ रहे हो, इसको लिख दो सीधा -6k। भाई -3k है उधर, -3k वो लेके जाओगे तो -6k। तो हमारे पास बन के आ गया k² - 6k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब कैसे सोल्व करें, देखो k ले लो कॉमन,
यहाँ से भी और यहाँ से भी k निकाला जा सकता है, k कॉमन, तो अंदर बचा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर है, मल्टीप्लाई करके 0 आ रहे हैं, तो या तो दोनों 0 होंगे या फिर एक 0 हो सकता है इनमें से। तो हम लिख रहे हैं k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई 0 और यहाँ से k की वैल्यू आ गई 6। लिखो यहाँ तक। यहाँ तक कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है। ठीक है, एक ये कि k की वैल्यू यहाँ से कितनी आई प्लस माइनस 6। ठीक है, और यहाँ से कितनी आई हमारी k की वैल्यू 0 या फिर 6। तो देखो दोनों तरफ से हमारा कंफर्म है 6 है। जो हमने सोल्व करा, यहाँ से भी प्लस का 6 है, एक माइनस का भी 6 आया है, और यहाँ से प्लस का 6 है और 0 आया है। तो अगर दोनों से हम देखें, इसको मैं इक्वेशन मान लूं 1 और इन दोनों को मिला के मैं इक्वेशन मान लूं क्या 2। ठीक है, इन दोनों को मिला के मैंने इक्वेशन क्या मान ली 2। इस तरीके से लिख देना, सही है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें क्या मिल जाएगा, k इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लास्ट में लिखना है तुम्हें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 k इज इक्वल टू 6। तो दोनों से हमने जो नतीजा निकाला वो ये निकाला कि भाई k की वैल्यू 6 है, क्योंकि दोनों जगह से वो कंफर्म कह रहा है। इधर वाले भी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, ये वाले ऐसे समझो लोग हैं कोई, वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से दो वैल्यू हो सकती है k की, प्लस 6 माइनस 6। और इन्होंने क्या कहा, या तो 0 हो सकती है या 6 हो सकती है। तो दोनों 6 तो बोल रहे हैं, यानी कंफर्म है 6 तो है। समझ रहे हो, 6 तो है ही। तो ये हमें पता चल गया। एंड में लिख देना, हो जाए तो बताना है। पहले तुम ये लिखोगे पूरा ऐसे, फिर यहाँ तक इक्वेशन 1 तक लिखोगे, फिर ये वाली साइड लिखोगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेना। ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन 2, और फिर ये वाली लाइन लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 k इज इक्वल्स टू 6। और इसके बाद मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, वो जो तुम्हारी बुक में लिखी हुई है वही लिख दो, या तो लिखो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k that satisfy both the conditions is 6, that satisfy both the conditions is k is equals to 6, k is equal to 6। तो दोनों कंडीशन से हमें k की वैल्यू क्या मिल रही है 6। फुल स्टॉप। for this value for this value comma the pair of linear equation has the pair of linear equations has infinitely many solution, pair of linear equations has infinitely many solutions। इसके बाद एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें देखते हैं हम, फर्स्ट वाला पार्ट जो दिया हुआ है, पढ़ो क्वेश्चन को। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स। जो हॉस्टल चार्ज का जो मंथली जो चार्ज है हॉस्टल का, वो तो फिक्स है, यानी रहने का जो तुम्हारा किराया है वो फिक्स है, जितना भी जाता होगा कि भाई तुम्हें इतने रुपए हमेशा देने ही देने हैं रहने के। उसके बाद यहाँ पे एक चार्ज और है, जो बात वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं मैस का। और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे से मैस का उन्होंने मंथली चार्ज ले लिया है, यानी कि तुम जाओगे और डेली का चार्ज दोगे। अगर तुमने आज खाना खाया है तो तुम दोगे, नहीं आज खाना खाया तो नहीं दोगे। यानी कि जो पूरा चार्ज है वो दो चार्ज से मिलके बनता है, एक तो फिक्स चार्ज जो है तुम्हारे रहने का, और दूसरा चार्ज है तुम्हारे खाने का।
तो अब ये बताओ, अगर हॉस्टल में तुम और तुम्हारे फ्रेंड रह रहे हैं, तो ये बताओ जो तुम चार्ज पे करोगे मंथ के एंड में, क्या वो सेम होगा या डिफरेंट भी हो सकता है इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग? क्यों यशवंत? बोलो, कोई भी बोलो। जल्दी से आंसर दो। डिफरेंट भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कि तुमने कितने दिन मेस से खाना लिया है, कितने दिन तुमने खाना खाया। रहने का तो फिक्स है, अब तुम उसमें रहो या ना रहो वो तो वो लेंगे ही लेंगे। अब डिपेंड कर रहा है कि कितने दिन तुम खा रहे हो, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे वो यही बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं, देखो आगे पढ़ते हैं। शुरू से पढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चन, एक बार ध्यान देना। द पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। और बाकी डिपेंड करता है किसी आदमी ने कितने दिन मेस से फूड लिया। When a student A, अगर स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, कितने दिन के लिए फूड लिया उसने? 20 दिन के लिए लिया। शी हैज टू पे, तो उसे कितना देना पड़ा? 1000 एज हॉस्टल चार्ज। तो 20 दिन खाना उसने खाया मेस से ए ने, और कितना चार्ज उसे पे करना पड़ा? 1000। यानी इस 1000 में एक तो फिक्स चार्ज होगा रहने का, हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज है, दूसरा ऐड करके इसमें क्या बना होगा? फूड का। और टोटल मिला के अब उसने, लड़की ने कितने पे करे हैं? 1000, ठीक है। 20 दिन खा के और हॉस्टल में रहने के बाद जो उसका चार्ज आया वो आया 1000। वेयर एज अ स्टूडेंट बी, एक स्टूडेंट बी है, हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज। अब सीधी सी बात है, उसने 20 दिन खाया था हॉस्टल से, इसने 26 दिन खाया है, तो इसे ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो इसने कितना पे करा है? 1180। तो कह रहे हैं फिक्स चार्ज बताओ और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बताओ। तो उन्होंने जो दो चीज पूछी है उसको हम लेट कहते हैं एक्स और वाई। लेट द फिक्स्ड, लिखते रहना, चार्ज बी एक्स एंड, ठीक है, लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स। और दूसरा क्या पूछ रहे हैं? एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, या फिर ऐसे लिखो द कॉस्ट ऑफ फूड, ये ठीक है, पर डे बी वाई। तो हर दिन का जो कॉस्ट है फूड की वो कितनी है? वाई। और जो फिक्स चार्ज है वो कितना है जी? एक्स है, ठीक है। फिक्स चार्ज कितना है? एक्स। तो फर्स्ट वाले केस में देखो, ए के लिए उसने कैसे दिया? उसने पूरा दिया है 1000 रुपीज। कितने रुपीज पे किया उसने? 1000। अब ये 1000 उसका कैसे बैठा होगा? ये तो फिक्स है, जो उसने देना ही देना है, एक्स, ठीक है, सब बच्चे एक्स देंगे। अब अगर उसने एक दिन खाना खाया तो वाई रुपीज देगी पर डे का। 2 दिन खाया तो 2y, 3 दिन खाया तो 3y। इस तरीके से कितने दिन खाया उसने? 20 डेज, तो 20y। टोटल मिलाया कितना हो गया उसका? 1000। सिमिलरली जो बी है उसका फिक्स चार्ज एक्स होगा सेम, और उसने कितने दिन खाना खाया वहां से मैच से? कितने दिन फूड लिया उसने? 26 डेज। देन शी विल हैव टू पे 1180 रुपीज। तो हमारी दो इक्वेशन बन गई, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, अब मैं इधर लिख रहा हूँ साइड में, क्या लिखते हैं? सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2। सॉल्व करते हैं। देखो कोफिशिएंट सेम है एक्स का, इजिली सॉल्व हो जाएगा। माइनस करते हैं, माइनस माइनस माइनस, सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दिया, ये कैंसिल हो गया। 20y माइनस 26y, तो खुद देखो कितना हो गया? -6y। कितना हो गया? -6y। और यहाँ पे आएगा -180। तो देखो माइनस से माइनस चला जाएगा, या चलो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। -180 अपॉन -6। तो माइनस से माइनस गया, और इसको सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। ठीक है, कितना आ गया? 30। यानी पर डे फूड की जो कॉस्ट है, ठीक है, जिस भी हॉस्टल में वो रह रहे हैं, कितना है? 30 रुपीज। इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, पुट इन इक्वेशन 1। किसमें पुट कर रहे हैं जी? इक्वेशन 1 में। तो खुद देखो ये क्या बन जाएगा? x प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 20, y की जगह क्या आ जाएगा? ये y की जगह 30। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 1000।
तो यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे 600 इज इक्वल टू 1000। x की वैल्यू खुद बताओ कितनी आ गई, 400 आ गई। तो एंड में क्या लिखोगे, देयरफॉर द फिक्स्ड चार्ज ऑफ हॉस्टल इज ₹400 and cost of food per day is ₹30। एंड में लिख देना। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। ये छोड़ो, पहले हम फ्रैक्शन मान लेते हैं। फाइंड द फ्रैक्शन, एंड में क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द फ्रैक्शन। तो हम लिख रहे हैं लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। तो बताओ फिर फ्रैक्शन क्या होगा, देन फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x अपॉन y। चलो जी, फ्रैक्शन क्या हो गया, x अपॉन y हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन में क्या है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। फ्रैक्शन 1/3 बन जाएगा, यानी कि जो भी एक्स वाई है ना, वो एक्स वाई ना रह के 1/3 बन जाएगा। तो ये बन गया जी 1/3। था क्या, x अपॉन वाई था पहले, अब क्या बन गया 1/3। कब बना, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, जब न्यूमरेटर से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सही है, तो एक इक्वेशन हमारी यहां से निकल के आ जाएगी। दूसरा क्या कह रहे हैं, एंड इट बिकम्स 1/4, और ये 1/4 हो जाएगा कब, था क्या, x अपॉन वाई था। कब हो जाएगा, जब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 8 कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। तो यहां से देखो दो इक्वेशन निकालते हैं, उनको सोल्व करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई 3 की इधर करा दो, x माइनस वाई से, x माइनस 1 से, y की मल्टीप्लाई 1 से हुई है, बन गया। तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y। ठीक है, इसको इधर लिया तो ये बन गया 3x माइनस वाई, और 3 को उधर भेज दो, ये बन गया प्लस में 3। सही है, अब आगे देखते हैं। 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा बोर्ड पे इधर, 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8। 1 से मल्टीप्लाई हुई ना इसकी, तो y प्लस 8 ही रहेगा, y को इधर लिया तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन से सोल्व कर देते हैं। सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड, चाहो तो नीचे लिख देना। तो y के कोफिशिएंट सेम है, कैंसिल हो जाएगा सीधा, मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं पड़ी किसी से। लेकिन जो इनका साइन है वो दोनों का सेम है, नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस माइनस जब करेंगे तो प्लस बन जाएगा माइनस। तो ये तो गया 3x माइनस 4x, तो ये बन गया माइनस एक्स। 3 माइनस 8, तो ये बन गया माइनस 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी, 5। इसको रखते हैं पुट इन, इसमें 1 में डाल दो, कोई नहीं, ठीक है, 1 में पुट कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे 3x, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये कितना हो गया 15। इस माइनस वाई को तो उधर भेज दो, देखो चलो अगले स्टेप में भेजते हैं। ये है इधर 3 को इधर लिया, y को इधर भेज दो, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू y। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया जी, 12। ठीक है, कितना आ गया 12। तो एंड में क्या लिख दोगे तुम, देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू, फ्रैक्शन क्या, x अपॉन y। तो x की वैल्यू कितनी है, कहाँ गया x, 5, और y की वैल्यू 12, तो ये आ गया 5/12।